स्टार्ट करें? अब तक हमने कितने टेंस पढ़ लिए? 8 पढ़ लिए। 8 में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ या ना बोलो तो सही। ये दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो वो बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए थे, पेपर कैस क्वेश्चन कैसा आता है, सारी बातें बता दी है ना। अब तो रिवाइज करना है आपको, क्योंकि टेंस खत्म होने वाला है अब। 1 या 2 दिन में टेंस खत्म हो जाएगा, आज में या फिर सोमवार तक 12 टेंस आपके खत्म हो जाएंगे। बोलो, कोई दिक्कत है क्या अभी तक? नहीं है ना। तो अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा सेफ रहने के लिए वो चारों टेंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला टेंस कौन सा है फ्यूचर में? फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बार समझ लें फिर नोट कर लेना आप लोग। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? टेबल देखा है आपने? क्या होगी? शैल या विल। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी शैल या विल। शैल कब यूज होता है? कब यूज होता है शैल? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ क्या यूज होता है? शैल का यूज होता है। और बाकी सबके साथ यू, शी, ही, इट, दिस जो भी है, ये सब किसके साथ यूज होगा? हाँ, शेष बाकी, शेष सबके साथ। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मेन वर्ब इसकी क्या होती है? वर्ब की बेस फॉर्म, या इसको कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं। जैसे मैं लिखूं एक सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, ही गो टू कॉलेज। किसमें क्या लगेगा? शैल या विल? इसमें क्या लगेगा? शैल। ठीक है। और इसमें नीचे वाले में विल। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें शैल बाकी सबके साथ लगना स्टार्ट हो जाता है, और आई भी विल के साथ लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई? जनरली क्या होता है, शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इसके साथ लगना स्टार्ट हो जाता है और ये, तो वो कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। 4 कंडीशन है। वो कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें आई वी के साथ क्या लगना स्टार्ट हो जाता है? विल। और बाकी सबके साथ शैल। तो पहला है इसमें, आप डिटर्मिनेशन, यानी आप यदि आप दृढ़ दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन बोलते हैं हिंदी में इसको, बोलते हैं दृढ़ निश्चय। यदि आपके अंदर या वाक्य में कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो काम करने वाला है सब्जेक्ट वो दृढ़ निश्चयी है, ये काम पक्का ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको फिर वहां पे, यदि आई भी होगा तो वहां पे विल लगाओगे, बाकी सबके साथ शैल लगाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही said that he this work what may come। क्या आएगा? शैल या विल। अब आपको ये नहीं पता कि व्हाट मे कम का मतलब क्या होता है।
इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। तो अब जब ये सेंटेंस में ये आपको लगा के देगा तब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा, उसने ये कहा था। तो ये चीज आने की वजह से अब यहां पे तो आई ही के साथ क्या लग जाएगा आपका, शैल। क्लियर है? एक और एग्जांपल देते हैं। डेफिनेटली या सर्टेनली लगा हो। डेफिनेटली से क्या पता चलता है कि वो काम पक्का ही करेगा, है ना। रजत अपना जो एजुकेशन है वो पूरा करके ही रहेगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा, रजत के साथ शैल लग जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? कुछ ऐसा लगा के देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये काम, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पे डिटर्मिनेशन शो हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ देगा जैसे व्हाट में कम, डेफिनेटली, सर्टेनली, इस प्रकार से। तो प्रॉमिस के केस में, सॉरी डिटर्मिनेशन के केस में आई वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल लगने लग जाता है। यहां तक बात क्लियर है? दूसरा केस कौन सा है? प्रॉमिस के केस में यदि आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो भी ये चीज होती है। जैसे आई हेल्प यू सो यू नीड नॉट टू वरी। वरी, वाई। यहां पे शैल या विल लगाओगे? शैल लगाओगे या विल लगाओगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आप ये जो चीज लिख के आप उसको आश्वस्त कर रहे हो, उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि ये काम मैं करूंगा। अदरवाइज ये सेंटेंस यहीं तक होता तो आप आई के साथ क्या लगाते, शैल लगाते। लेकिन आगे आ गया, आगे आ गई बात, तो फिर क्या करोगे आप लोग, विल लगाओगे। कुछ देगा आपको लगा के जिससे पता चलेगा कि डिटर्मिनेशन हो रहा है या प्रॉमिस हो रहा है। 3 नंबर, धमकी के केस में यदि आप किसी को धमकी देते हो, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेट, तो भी क्या यूज करते हैं, उल्टा यूज करते हैं। जैसे आई, अब यहां पे क्या यूज करोगे, विल या शैल? आई विल बीट यू, है ना, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो इस प्रकार से जो ये थ्रेट वाला जो शब्द होता है उसमें भी आई और वी के साथ विल का यूज होता है, बाकी सबके साथ शैल का यूज होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द अथॉरिटी रॉन्ग डूअर्स, रॉन्ग डूअर्स का मतलब होता है गलत करने वाले, और यहां पे मैं लिख दूं पनिश। क्या होगा इसमें, इसका मतलब है अथॉरिटी। अथॉरिटी समझते हो, अथॉरिटी, वाई नहीं, आई नहीं होगा, वाई होगा यहाँ पे, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है जिसके पास पावर है। हम्म, जैसे आप लोग पेपर देने जाओगे फर्स्ट ग्रेड का, तो अथॉरिटी है आपकी आरपीएससी, उसी के पास पावर है कि रोल नंबर अलॉट करना और इंस्ट्रक्शन जारी करना कि बॉल पेन लेके आना है कि नहीं आना, कौन सा लेके आना है ना, वो सारी बातें वो इंस्ट्रक्शन देती है ना। तो अथॉरिटी क्या करेगी, जो गलत करेंगे पेपर आउट करने वाले, उनको क्या करेगी, वो पनिश करेगी। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे, शैल या विल? थ्रेट का है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, शैल पनिश। बातें समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही? तो आपको थ्रेट के केस में भी ये ध्यान रखना है। चौथा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है औपचारिक निर्देश। औपचारिक निर्देश कहां से मिलते हैं आपको, घर पे मिलते हैं क्या, ऑफिस से मिलते हैं, है ना। तो ऑफिस ऑफिस जो लोग खेलते हैं, है ना, तो उनको निर्देश मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो भी किस में आते हैं,
जैसे शैल या विल। ट्रेस पाशर का मतलब होता है घुसपैठिया। क्या होता है? घुसपैठिए, प्लूरल है ना। घुसपैठियों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी उनको पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब ये भी क्या है, एक औपचारिक निर्देश है, चाहे आप इसको मान लो थ्रेट में और चाहे आप मान लो इसको। बात ये है कि वो चेंज होगा। तो क्या लगेगा यहां पे, शैल या विल? शैल। ये वाक्य कहां लिखा हुआ है पता है आपको? मिलिट्री मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री एरिया बीकानेर वाला, गंगानगर चौराहा, वहां से दीवारें स्टार्ट होती है ना मिलिट्री एरिया वाली, उनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये। अब जाना तो देखना, ट्रेस पाशर्स सेल भी एग्जीक्यूटेड होता है, वहां पे विल नहीं आता, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, या फिर आप मान लो इसको थ्रेट दिया जा रहा है। इसी तरीके से द कैंडिडेट्स द कैंडिडेट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज। अब डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, किसी को पता है? जब भी आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म फिल करोगे तो उसमें एक डब्बा आता है ना, उसको टिक करना पड़ता है। ई मित्र वाले के पास जाते हैं तो वो क्लिक मारता है, उसके बाद ही वो फॉर्म क्या होता है, सबमिट होता है। तो वहां पे आपके शर्तें लिखी होती है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो गई तो आप क्या हो जाएंगे, क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता है ना। उसमें ही लिखा होता है कि कैंडिडेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा, यदि कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है गड़बड़। आपके सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है और आपने लिख वहां पे कुछ और दिया, एज में कुछ गैप कर दिया आपने, तो यदि कोई भी गड़बड़ होती है तो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां भी क्या है, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, कोई घर की बात थोड़ी ना कि घर में ही कोई निर्देश दे रहे हैं हम, अथॉरिटी दे रही है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, शैल बी। तो ये चार कंडीशन है। पहली कौन सी? पहले तो ये कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, और बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन चार कंडीशन ऐसी है जिनमें उल्टा लगना स्टार्ट हो जाता है। उसमें पहली कंडीशन कौन सी है, डिटर्मिनेशन। हमें कैसे पता चलेगा डिटर्मिनेशन है, कुछ शब्द देगा, जैसे व्हाट मे कम, डेफिनेटली, सर्टेनली, इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि वो काम ये करके रहेगा। दूसरा, प्रॉमिस, कुछ देगा ऐसा है ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, या मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ धमकी, थ्रेट के केस में। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? और लास्ट वाला कौन सा है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, जहां पे ऑफिस में इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिया जाता है। जैसे आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम होगा तो उससे पहले 5-10 दिन पहले गाइडलाइन आती है ना। मतलब लेडीज के लिए आती है कि वो क्लच व्लच बड़ा लगा के नहीं जाएंगी, या फिर गहने पहन के नहीं जाएंगी। लड़कों के लिए आता है कि हाफ आस्तीन की शर्ट पहन के जाएंगे। तो वो सब क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, तो वो किस में लिखा जाएगा, आईवी होगा तो विल में, और बाकी सारे में तो शैल में लिखा जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लो।
लिया। क्लियर है? दो बातें और देख लो। शैल या विल कौन कौन से टेंसेज में आता है? चार टेंस में आता है। तो चारों में ये नियम लागू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में लिखा है तो इसी में लागू होगा। वो सिंपल में भी होगा, कॉन्टिन्यूस में भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होगा, क्योंकि चारों में शैल विल आ रहा है तो नियम तो वही रहेगा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखो, शैल या विल क्या होते हैं? मॉडल होते हैं ना, हमने बोला था। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। तो देखो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आई कि नहीं आई? बी। बी क्या होता है? आपको बता रखा है ना, बी की फॉर्म चलती है। तो ये बी की क्या है? बेस फॉर्म है। शैल विल के बाद वर्ब की, ये ग्रामर है, ये कभी नहीं होगा। विल के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, देख रहे हो? कभी भी ये चेंज नहीं होगा। शैल और विल के बाद हमेशा ही वर्ब के बेस फॉर्म आएंगी। देख लो यहां पे, कंप्लीट, शैल के बाद डू लगाया मैंने। अब इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं, संरचना। स्ट्रक्चर में सबसे पहला किसका आएगा? पॉजिटिव। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर बताओ? सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर इंटरोगेटिव में दो हो जाएगा। कौन कौन सा? क्लोज और ओपन। क्लोज में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर, और ओपन एंडेड में
WH वर्ड और बाकी सारा सेम। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की, और फिर, और यहां पे WH वर्ड, बाकी सारा सेम। एग्जाम्पल लिखूं या कर लोगे? एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, उसी का बना लेना आप लोग। अभी मत बनाना, घर पे जाके बनाना। आई शैल लगाऊं या विल? चलो शैल लगा देता हूं। आई शैल सिंग अ सॉन्ग। इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को आप लोग बना लेना स्ट्रक्चर इसका। हो गया? तो अब बात कर लेते हैं कीवर्ड की, क्योंकि हर टेंस में हमने क्या किया था? स्ट्रक्चर किया और उसके बाद कीवर्ड। तो वो कौन से हिंट्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा पेपर में कि ये टेंस आ गया? तो किस टेंस के कर रहे हैं कीवर्ड? किस टेंस के कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल के। इसमें क्या आ जाएगा? सून, टुमारो, फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा होगा, या फिर नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट संडे, या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से नेक्स्ट करके कोई टाइम दे रखा हो, या फिर कोई सीधा ऐसे दे दे इन 2050, 2050, तो ये भी क्या है? एक फ्यूचर है। या फिर शॉर्टली, या फिर प्रेजेंटली। इन सब का मतलब भी होता है बहुत जल्द, बहुत जल्द। इन सब का मतलब होता है बहुत जल्द। अगेन, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। कमिंग डे भी आ सकता है, आने वाला दिन, या फिर कमिंग संडे, आने वाले संडे को पेपर होगा, ऐसा कुछ करके। तो मतलब वो होगा तो फ्यूचर ही। कमिंग ईयर, आने वाला साल। तो ये फ्यूचर को बताने वाले एडवर्ब हैं।
इन पे क्वेश्चन कम आते हैं, 2015 तक क्वेश्चन आते थे इस पे, क्योंकि ये इजी होते हैं, कोई भी करके इसको सही कर सकता है। क्या आएगा पहले में? वह जल्दी ही मिलेगा, है ना, विल मीट। और दूसरे में द प्रोग्राम विल ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित होना, ठीक है। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे। हो गया? उसके बाद फ्यूचर को बताने के तरीके, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फ्यूचर को बताने के 3 तरीके हैं। यदि किसी बात को बताना है हमें कि वो फ्यूचर में हो रहा है, तो फ्यूचर को बताने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। पहला तरीका बताओ, कौन सा तरीका होगा? यही वाला, शैल विल वाला। यानी हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, शैल विल लगा के लिख सकते हैं। ऐसा लिख लो, शैल विल लगा के, शैल या विल लगाकर। पहला तरीका ये है जो अभी हमने किया। दूसरा तरीका कौन सा है? करवा चुका हूं, याद है क्या आपको? फ्यूचर का कोई काम हो रहा है, उसको बताने का एक तरीका तो ये है कि उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख दो। दूसरा तरीका कौन सा है? कौन से टेंस में करवाया था ये बात, याद है किसी को? फ्यूचर का कोई काम हो रहा था, उसको हम लोग लिख रहे थे प्रेजेंट में। कौन सा टेंस था ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट सिंपल था। उसमें मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, प्रीफिक्स इवेंट्स। कराया था कि नहीं कराया था? मैंने कहा था वो घटनाएं जो फ्यूचर में होंगी लेकिन पहले से ही निर्धारित होती हैं, तो फ्यूचर को हम बता सकते हैं किस टेंस से? कौन से टेंस से? फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो ये भी तो फ्यूचर को बताने का तरीका ही है। एक तरीका क्या है? ये वाला टेंस, सेल विल लगा के। दूसरा, दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से लगा सकते हैं इसको। और तीसरा तरीका होता है, ऐसे लगाते हैं, गोइंग टू लगा के। इस तरीके से भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। देखो आई के साथ शैल लगाना भी बोलने में कितना अजीब लग रहा है ना। आई के साथ विल बोलने का मन कर रहा है कि शैल बोलने का? विल बोलने का। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि बोलचाल की भाषा में शैल गायब हो चुका है, ठीक है। जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, वो प्योर ग्रामर है, और प्योर ग्रामर में अभी भी शैल और विल का यूज होता है। पेपर में जो आता है वो प्योर ग्रामर आता है, बोलचाल की भाषा नहीं आती। आपने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, उसमें आई विल ही लगता है, शैल नहीं लगता है। लेकिन हमें ग्रामर पढ़नी है प्योर, इसलिए आई के साथ क्या लगा रहा हूं यहां पे? शैल। दूसरा कर सकते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ जापान जयपुर। अगेन, और यहां पे लगा दो विजिट। क्या लगाऊं यहां पे बताओ? अगेन से पता चल रहा है कि फ्यूचर, और ये वाला जापान के जो राष्ट्रपति हैं वो जयपुर विजिट करने वाले हैं, तो ये भी अभी किया नहीं है, फ्यूचर की बात है। कैसे पता चल रहा है फ्यूचर का? क्योंकि कीवर्ड क्या है? अगेन। तो अगेन से पता चलेगा फ्यूचर का। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसमें लिखें शैल विजिट, विल विजिट, या फिर विजिट्स। क्यों? क्योंकि ये प्रीफिक्स इवेंट्स है। कौन सा इवेंट है ये? तो प्रीफिक्स इवेंट्स में क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बता चुका हूं मैं।
तो यहां पे मैं यूज कर दूंगा क्या, विजिट्स, क्योंकि सिंगुलर है तो विजिट्स लग जाएगा। तो ये भी एक फ्यूचर बताने का तरीका है। एक और तरीका होता है गोइंग टू से, आई टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अब यहां पे क्या भरूं मैं, यदि मैं बाई बाई लिखूं तो, बाई तो क्यों लिखूं, बाई तो लिखा हुआ है। यदि मैं यहां पे गो लिख दूं तो इसका ऐसे बन जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई। यहां पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैं अगले साल तक एक नई कार खरीद लूंगा। बोलने में तो लूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, और टेंस कौन सा यूज कर रहे हो आप, ये वाला गोइंग टू। ठीक है, तो फ्यूचर बताने के तीन तरीके होते हैं। पहला बताओ, पहला कौन सा तरीका है, फ्यूचर, हाँ शैल विल वाला, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाला ये भी पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन ये बड़े लोगों के लिए यूज करना है आपको। किसके लिए करना है, बड़े लोगों के लिए, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस प्रकार से बड़े लोगों के लिए। ये आम लोगों के लिए नहीं है टेंस। और तीसरा गोइंग वाला, मैं जा रहा हूं खरीदने, अभी गया नहीं है, प्लान बता रहा है अगले साल तक मैं खरीद लूंगा। अब तीनों कब लगाना है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ये तो पता है हमें कब लगाना है, कब लगाना है ये, बड़े लोगों के लिए, बड़ी घटनाओं के लिए। लेकिन इन दोनों में समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? क्वेश्चन मैं खुद ही उठा रहा हूं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं मुझे पता है। क्वेश्चन क्या है, ये तो पता हो गया हमें कि ठीक है ये बड़ी घटनाओं के लिए या बड़े लोगों के लिए है, लेकिन इसमें और इसमें कब लगाएंगे ये लोग? तो दो कारण से मैं इसको बता रहा हूं। पहला तरीका ये है कि आप, इस चीज का यूज तब किया जाता है जब कोई इंस्टेंट फ्यूचर हो, यानी कि बिल्कुल जस्ट आधे घंटे या एक घंटे के अंदर कोई काम हो रहा हो। जैसे जैसे मम्मी का फोन आ गया, मम्मी ने कहा धनिया लेके आना, तो अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना मैं परसों जाऊंगा कल जाऊंगा, तुरंत जाना पड़ेगा। तो यदि इंस्टेंट फ्यूचर की बात हो रही हो तो किस में लगाओगे? अभी भी बात आपको हजम नहीं हो रही, लेकिन हो जाएगी। दूसरा, यदि आपको लंबी बातें फेंकनी हो, गप मारनी हो कि बंबई में मैं एक बहुत बड़ा बंगला लेने वाला हूं, दोस्तों के बीच में, करना कुछ भी नहीं है, लंबी फेंकनी है कि हाँ मैं अगले साल तक ये काम कर लूंगा, ना तो उसका कोई टाइम है फिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो किस में जाएंगी? अब हमें कैसे पता चलेगा सर सेंटेंस में कि हमें बातें फेंकनी है, या फिर ये तो पता चल जाएगा लेकिन इसका नहीं पता चल पाएगा, इसके और इसके में। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ऑप्शन में आ जाता है कंप्लीट, ऑप्शन बी में कंप्लीटेड, ऑप्शन सी में एम गोइंग टू कंप्लीट, और ऑप्शन डी में हैज कंप्लीटेड। क्या भरोगे इसमें? एक नंबर, नेक्स्ट संडे है, इसका मतलब ये है कौन सा, फ्यूचर है। अब आपको सिर्फ इतना ही पता होना कि फ्यूचर को शैल या विल से बताया जाता है, तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि शैल विल है नहीं। समझ आई बात कि नहीं आई? इसलिए बताया है कि तीन तरीके होते बताने के। पहला तो होता है प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट से, नहीं है इसमें, शैल विल कहीं है ही नहीं, तब क्या करेंगे, प्रीफिक्स इवेंट है नहीं क्योंकि मेरी बात हो रही है, सिंपल बात है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, सी नंबर। इसलिए बताया जाता है आपको कि प्रेजेंट को, फ्यूचर को बताने के तीन तरीके हैं। कहीं पेपर में शैल विल नहीं आए तो आप लोग इससे कर लो, ये भी फ्यूचर को बताता है। समझ में आ गई बात? और ऐसा नहीं है कि आपको दोनों, आपको ये दोनों ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं होगा कभी। कैसा, विल कंप्लीट,
ऐसा कभी नहीं होगा। और यदि ऐसा हो जाए ना तो पहले इसको प्रेफर कर लेना। समझ आ गई बात कि नहीं आई? यदि दोनों आ गया तो शैल या विल वाला प्रेफर कर लेना, नहीं आया तो ये तो करना ही है आपको। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नोट कर लो। लिख लेना, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं, लंबा समय होता है ये। हो गया? क्लियर है? तो अब आप लोग ही बताओ कि यदि इसको आप लोग एग्जामिनर हो, है ना, और आपको प्रश्न पूछना हो इस टेंस में से, तो कहाँ से पूछोगे? फ्यूचर जो अभी कराया मैंने सिंपल वाला, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? अब वो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं कि कोई फ्यूचर का टाइम दे दे, या तो बन सकता है आई वी के साथ विल लगने वाला, और या फिर ऐसा बन सकता है गोइंग टू करके। इसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला टेंस लेते हैं, इसमें इतना ही था। कौन सा टेंस है अगला? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। टेबल देख के बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, शैल या विल? अब सेम वही चीज, शैल और विल आई के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, लेकिन चार कंडीशन है जिसमें उल्टा लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो नियम इसमें भी अप्लीकेबल होगा। मेन वर्ब किसमें होगा? इसमें आएगा, बोलो, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद बी
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल या विल। कहाँ नॉट लगाऊं, यहां पे या यहां पे? नॉट, हाँ ये जो है इसके साथ ही रहेगा हमेशा। मैंने टेबल में भी बताया था आपको कि नॉट उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वापस क्लोज एंडेड हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन एंडेड में डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और सारा सेम रहेगा। और अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी आपका क्लोज एंडेड होगा। इसमें शैल या विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन एंडेड में डब्ल्यू एच वर्ड आगे आ जाएगा, बाकी सारा सेम। इस पे पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है नॉट की पोजीशन को लेके। नॉट की पोजीशन यहां दे देगा कई बार। अब यहां तो देने से रहा, क्योंकि यहां तो सबको पता चल जाएगा, शैल विल से पहले तो आएगा नहीं। लेकिन नॉट की पोजीशन यहां देके एरर पूछ सकता है। तो नॉट की पोजीशन पे इसमें क्वेश्चन आ सकता है या आता है। एग्जाम्पल लिख लो कोई भी, जैसे आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश एट फोकस। बीसी का बना लेना आप लोग। हो गया। अब इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। इस टेंस के कीवर्ड कौन से होते हैं? सिंपल है, आपने इतने पढ़ लिए हैं, इसका भी बना सकते हो आप। क्या होगा इसका? ऐसा हो सकता है, देखो, एट द टाइम, नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट कोई भी फ्यूचर का टाइम। यहां पे कोई भी फ्यूचर का टाइम दे सकता है। देखो, एट दिस टाइम, ये किसका पहचान है? एट द टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, किसकी पहचान बताई थी मैंने? किसकी बताई थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बेसिकली कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी, एट द टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो आपका हो गया किसका? कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और ये जो चीज है वो किसकी है? फ्यूचर की। तो क्या बन गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसके कीवर्ड्स ऐसे ही होंगे। अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, या कोई यहाँ पे टाइम दे सकता है, जैसे इन 25 2050 दे सकता है, इस प्रकार से। लेकिन एट द टाइम जरूर देगा, ताकि उससे कंटिन्यूटी बनी रहे। एग्जांपल लेते हैं। इस पे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट ठीक है, कर लेते हैं।
ऐसा मन में तो नहीं आ रहा सर, आ ही नहीं रहे तो करवा क्यों रहे हो फिर? करवा के आप कहते हो इस पे क्वेश्चन कम आता है। आ सकता है, कई बार रिस्क नहीं लेते, लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं देखे, कम देखे हैं मैंने इस पे आते हुए। आता किस पे क्वेश्चन आप बताओ? जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, उसी पे क्वेश्चन आता है। वो 4 टेंस मैंने एक दिन पूरा क्लास लगाया था ना आपके, उस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन सा एक्शन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, उस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आते हैं और गलत होते हैं। बाकी पास्ट एंड डेफिनेट और ये सारा, या व्हेन या वाइल वाला, कि कोई काम हो रहा है और कोई काम फिक्स टाइम पे होता है, तो फिक्स टाइम पे आप लगाओगे कौन सा, पास्ट एंड डेफिनेट, और बाकी पे पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई साउथ इंडिया एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ट्रेवल। तो क्या लगा दोगे यहाँ पे? एट दिस टाइम से कॉन्टिन्यूस का पता चल रहा है और नेक्स्ट ईयर से फ्यूचर का, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, आई शैल बी ट्रेवलिंग। मैं इस समय, अगले साल इस समय साउथ इंडिया में सफर कर रहा हूंगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला टेंस ले लें, ज्यादा तो नहीं हो रहा, इजी है, इसमें समझना क्या है बस, इसमें क्वेश्चन तो ज्यादा आते नहीं है और ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगला कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। टेबल देख के बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, शैल विल तो होगी। सेम रूल अप्लाई होगा, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, लेकिन वो 4 कंडीशन जिसमें कि इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, है ना, हैव। इसको आप इसके साथ लगा लो तो थोड़ा इजी रहेगा, हैव, है ना। और प्लीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की, नहीं नहीं, हाँ हैव इसके साथ लगाओ, थोड़ा सा नोट लगाने में आसानी रहेगी। यहाँ पे लगा लो हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर देखो इसका पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। खुद कर लोगे क्या? आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए सर हम खुद कर लेंगे। दोबारा करूं इसको? नेगेटिव में नोट कहां लगेगा, शैल विल के बाद नोट यहां लग जाएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से
हाँ क्या हो जाएगा इसका भाई, बताओ। इंटरोगेटिव का क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, नॉट नहीं आएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें WH वर्ड और बाकी सारा सेम। इंटरोगेटिव नेगेटिव में शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट या हैव नॉट, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें WH वर्ड हो जाएगा। तो ये सारा आपके हो जाएगा। नॉट की पोजीशन पे क्वेश्चन आ सकता है। और देखो आप, शैल और विल क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा यही आ रही है, देखो। तो ये रूल हमेशा फॉलो होगा, कभी चेंज नहीं होगा। और इसकी एक एग्जांपल लिख दूं, खुद ही बता दो आप लोग, क्या बनाओ एक, उसका करके ले आना घर से, क्या होगा इसका एग्जांपल, हेलो, क्या एग्जांपल होगा इसका, आई बनाओ कोई, मेरा तो वो एक ही जगह चल रहा है, कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क, एक ही सेंटेंस चल रहा है। हाँ बोलो कौन सा सेंटेंस, कुछ बताओ अपने मन से। आई विल डू माई, आई शैल हैव डन माई बेस्ट, इसी का बना लेना आप लोग, बना लोगे। तो ये रविवार को, सॉरी रविवार, कल कोई क्लास लग रही है आप लोगों की, कल टेस्ट है किस चीज का, मेरा भी है, मुझे भी नहीं, मुझे ही नहीं पता। तो कल सिर्फ टेस्ट है, कोई क्लास नहीं लगेगी आप लोगों की, हिंदी की, इंग्लिश की क्लास लगा दूं, चलो पूछ लेता हूं, यदि लग सकती है तो लगा लेते हैं, लगाएं या नहीं लगाएं वो बताओ आप, कल नहीं, चलो ठीक है नहीं लगाएंगे, सोमवार से लगाएंगे, सोमवार को ये टेंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मंगलवार से कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वो सिर्फ 1 या 2 दिन का है चैप्टर। तो कुल मिला के जब कंडीशनल खत्म हो जाएगा ना, तो टेंस और कंडीशनल दोनों का मिला के टेस्ट होगा बुधवार को, या बुधवार या गुरुवार को। तो बुधवार या गुरुवार तक जो है वो टेंस और कंडीशनल 2 चैप्टर हैं, दोनों ही टेंस से रिलेटेड हैं, तो उनको मिला के तैयार रखना आप लोग गुरुवार तक, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं 1 महीने में कंप्लीट करने की, लगे पड़े हैं, देखो कितना फास्ट चल रहा है।